आपने भारत की जो तैयारियां हैं उनके हवाले से बात की, तो अभी हालिया एक बयान सामने आया है। उनके जो सीडीएस हैं अनिल चौहान साहब, वो कहते हैं कि पुरानी हथियारों से नई जंगें नहीं लड़ी जा सकती। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि जो राफेल है वो एक पुराना जहाज है, या उस जहाज में कोई मसला है, या वो ये कहना चाहते हैं कि S-400 जो हमारा दिफाई निजाम था वो उसमें कोई खामी थी, इस वजह से जो है हम जीत नहीं पाए पाकिस्तान के खिलाफ। मेरा ख्याल है वो इन दोनों की तरफ इशारा नहीं कर रहे थे। और उसकी वजह ये है कि आप नोट करेंगे हिंदुस्तान की फिजाइया में इस वक्त तकरीबन 1000 फाइटर जहाज है, और उसमें अभी तक मिग 21 जहाज भी उड़ रहा है जो तकरीबन 65-70 साल पुराना जहाज है। और इतने पुराने जहाज को इंडक्ट करके, और वो क्यों उड़ रहा है? वो इसलिए उड़ रहा है कि हिंदुस्तान ने दो तेजास जहाज बनाने थे हमारे मुकाबले में। JF-17 थंडर जैसे हमने बनाया, उसके मुकाबले में हिंदुस्तान ने अपना एक जहाज बनाया था तेजास के नाम से। और आप नोट करें कि वो जहाज जो 1985 में उन्होंने कंसीव किया था, 1985 में, और आज 40 साल हो गए, वो सिर्फ उनके पास 40 जहाज है। और उन 40 जहाजों ने भी इस जंग में हिस्सा नहीं लिया। जिसका मतलब ये है कि उन्होंने 40 साल में जो तैयारी की वो भी आज उनके काम नहीं आई। जबकि 1995 में, यानी तेजास के जो डिजाइन या मैन्युफैक्चरिंग करने का जो इंडियन प्लान था, उसके 10 साल बाद पाक फिजाइया ने सोचा कि हमें भी एक जहाज बनाना चाहिए। क्योंकि F-16 हमारे रोक लिए गए थे अमेरिका से, हमारे $658 मिलियन फंस गए थे अमेरिका के पास। अमेरिका ने हमें F-16 की जगह कहा था कि आप गंदुम ले लें हमारे से। तो वो हमें ना सिर्फ शर्मिंदगी हुई बल्कि एक बहुत बड़ा धचका लगा था कि हमारी जो पेड अमाउंट है F-16 की वो भी हमें नहीं मिले। और वो वक्त है जब पाक फिजाइया ने फैसला किया था हमने अपना जहाज बनाना है। 1995 में हमने सोचा, हिंदुस्तान से 10 साल बाद। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जो कॉम्बैट हुई है या कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इसके अंदर 200 से करीब JF-17 थंडर इस जंग में हिस्सा ले रहे थे। जबकि उनके तेजाज 40 जरूर थे, लेकिन वो श्रीलंका के बॉर्डर के पास उनका सुरुल जगह एक बेस है, वहां पर डिप्लॉयड थे, उन्हें जंग के करीब भी नहीं आए। तो वो ऑब्सलीट इसलिए कह रहे हैं कि जब नए जहाज इंडक्ट नहीं होंगे तो उनको पुराने जहाजों को जैसे रिन्यू करके उन्हीं की मेंटेनेंस कर करके उनको उड़ाना पड़ेगा। तो उनके पास बहुत बड़ा फ्लीट जो है वो बहुत पुराना है। मिग 29 बहुत पुराने हैं, मिग 21 बहुत पुराने हैं। तो वो इशारा एयरफोर्स का, अगर मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ, तो इस तरफ कर रहे थे कि आप जंगों के साथ पुराने वेपन से नहीं कर सकते। पाक फिजाइया ने ऑन दी अदर हैंड बहुत मॉडर्नाइज किया है अपनी एयरफोर्स को, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी आई है। पिछले 4 साल में तकरीबन 19 नई इंडक्शन हुई है पाक फिजाइया में, जिसमें J-10C एक इंडक्शन है, 18 और भी हैं, साइबर कमांड है और बहुत सारी हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी का पाक फिजाइया के लीडरशिप ने हमेशा से एहसास किया है। खास तौर पर मौजूदा जो लीडरशिप है एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू की कमांड में, उनने बहुत ज्यादा फोकस किया है कि हम टेक्नोलॉजी के बगैर अपना जो न्यूमेरिकल डिसएडवांटेज है, यानी नंबर हमारे कम है हिंदुस्तान से हमेशा रहेंगे, वो हम जी प्लग नहीं कर सकेंगे। और वो अब हमने टेक्नोलॉजी के जरिए किया है, जो हिंदुस्तान को शायद अब लेट रियलाइज हुआ है। सर, आपने दो बेहतरीन जहाज़ों की बात की है, जिसके अंदर F-16 है, पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। उसके बाद JF-17 की बात की है। तो F-16 के हवाले से कुछ रिसेंट कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं कि जो हमारे एयर एयर चीफ थे जहीर अहमद बाबर सिद्धू, उनका जो दौरा अमेरिका था, उसके बाद वहां से ये खबरें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान को ये ऑफर किया गया है कि आप लोग अपने F-16 को अपग्रेड कर लो, उसके अंदर कुछ जदीद जो मिसाइल हैं वो ऐड कर लो। मिसाल के तौर पे 120D, AIM-120D जो मिसाइल है उनका, वो ऑफर किया जा रहा है पाकिस्तान को कि आप लोग F-16 के अंदर इसको इंटीग्रेट कर लो, और उसके बदले में चाइना से जो J-35 है वो मत लो। क्योंकि आपको पता है रिसेंटली कुछ हफ्तों से जो पाकिस्तान की फजाइया है या पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो किस तरह से मुतहरक हैं, बहुत सारे दौरे किए जा रहे हैं, चाइना, तुर्की, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश। और अब देखिए कि ये भी बातें हो रही हैं कि कल इंडोनेशिया के हवाले से भी कुछ मुआहदे साइन किए गए हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या हम लोग F-16 को अपग्रेड करने जा रहे हैं, या फिर हम लोग चाइना की जानिब जो है वो देख रहे हैं? एक बात तो ये है कि फॉर्मली पाक फिजाइया ने अभी कोई ऐलान नहीं किया, बस जरूर अमेरिका के साथ भी हम इंगेज हैं और चाइना के साथ भी इंगेज हैं। अभी शेयर नहीं किया जा रहा कि क्या डेवलपमेंट है। ये स्पेकुलेशन पर बेस करके हम कमेंट नहीं कर सकते जब तक। लेकिन आपका जो वो सवाल है कि हमें F-16 अपग्रेड करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बिकॉज हमारे पास 75 के करीब F-16 है। और वो बहुत सीजन एयरक्राफ्ट है, और हमारा बहुत टाइम टेस्टेड जिसको कहते हैं वॉर में वो जहाज है। और वो जंगों में इस्तेमाल होता रहा है पिछले 43 ईयर जब से वो इंडक्ट किया गया, और कामयाब, उसने बहुत कामयाबी हासिल की, इसमें कोई शक नहीं। हमें अपग्रेड भी करना चाहिए बिकॉज दुनिया लेटेस्ट अपग्रेडेशन पे चली गई है, इसको मिड लाइफ अपग्रेडेशन के MLU कहते सर, हैं। अगर हमारे पास ये ऑप्शन हो कि आपने एक तरफ J-35 लेना है और दूसरी तरफ आपने F-16 को अपग्रेड कर लेना है, तो पाकिस्तान को क्या चूज करना चाहिए? इन दोनों में से क्या बेटर है ज्यादा? देखिए F-16 जितना भी अपग्रेड करेंगे वो फिर भी 43 साल पुराने जहाज हमारे थे, और कुछ बाद में भी आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन J-35 तो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी आज की है। अगर मुझे चॉइस करने का कहा जाए, कॉम्प्रोमाइज करने का, कि J-35 छोड़ के F-16 को, तो जाहिर है मैं चाहूंगा कि J-35 को हमें जाना चाहिए। लेकिन हमें अपग्रेड भी करनी चाहिए, हमें दोनों तरफ बेस्ट ऑफ ऑल रखना चाहिए। मैं उनमें से एक नहीं चूज कर रहा, लेकिन एज अ प्रेफरेंस J-35 को भी लेना चाहिए, और F-16 हमारा वैसे ही अपग्रेडेशन ड्यू है। तो हमें दोनों मुल्कों को एंगेज करना चाहिए। हमने अपनी बेहतरी, अपना नेशनल ट्रस्ट और अपनी नेशनल सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। इट डज नॉट मैटर कि हमें क्या मुल्क क्या ऑफर कर रहा है, हमने ये देखना है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है। हमने जो टेक्नोलॉजिकल एज हिंदुस्तान से बरकरार अल्हम्दुलिल्लाह रखा है पिछले 75-78 सालों में, वो अब भी हमने मेंटेन करना है। और वो किससे मेंटेन करना है, इसलिए हमें किसी मुल्क पर कन्फाइन नहीं करना चाहिए कि उस मुल्क ने ये कहा ले लो वो छोड़ दो। ऐसा नहीं होगा, हमें बेस्ट ऑफ ऑल जाना पड़ेगा, जो कि हमारी ऑब्लिगेशन। सर एक जो प्रोजेक्ट है वो तो हमारा डोमेस्टिकली भी चल रहा है ना, पीएफएक्स के नाम से, जिसके अंदर हम GF-17 को मजीद अपग्रेड कर रहे हैं। तो क्या हम अगर उसको बना लेते हैं अपने मुल्क के अंदर ही चाइना के साथ मिलकर उसके इश्तराक से, तो क्या हम लोग 5वीं जनरेशन का जो जंगी लड़ाका तैयारा है वो रखने के मुतामिल हो जाएंगे? क्या हमारे पास वो आ जाएगा? जी, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि दुनिया में JF-17 थंडर जो हमने बनाया है, हम पाक फिजाइया दुनिया की वाहिद एयरफोर्स है जिसने अपना फाइटर जहाज बनाया है। दुनिया में एयरफोर्सेस खुद जहाज नहीं बनाती। दुनिया में एयरफोर्सेस सिर्फ जहाज इस्तेमाल करती हैं किसी और कंपनियों, प्राइवेट कंपनियों का बना हुआ। F-16 भी किसी प्राइवेट कंपनी का है। तो ये नहीं होता कि आप खुद एयरफोर्स बनाए, लेकिन हमें क्योंकि सबक हासिल हुआ सोवियत वॉर के बाद, अमेरिका ने हमारे जहाज रोक लिए, तो उसके बाद से हमने ये सोचा था। हम PFX पे बहुत एग्रेसिवली पाक फिजाइया काम कर रही है, लेकिन ये इतनी ज्यादा हमें तादाद चाहिए कि आप ये नहीं कर सकते कि अपने PFX का इंतजार करें। वो एज एंड व्हेन आएगा भी इंशाल्लाह, और अपग्रेड भी होता रहेगा और इंडक्ट भी होता रहेगा। तो ये लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस होता है, ये चंद हफ्तों या महीनों तक मुहित नहीं होता। जो पाक फिजाइया इंशाल्लाह ताला, जैसे मैंने कहा ना, कि बेस्ट ऑफ एवरी एवरी कंट्री, और इंडिजीनियस का तो कभी भी कोई ऑल्टरनेट नहीं रहा, क्योंकि आप डिपेंडेंट नहीं रहते, आप ब्लैकमेल नहीं हो सकते, आपका फॉरेन एक्सचेंज बचता है, आपकी ट्रेनिंग बचती है, आप खुद करते हैं सारा कुछ। तो वो पाक फिजाइया का ये हमेशा से मोटो रहा है, और आज भी है, कि हमने सबसे ज्यादा फोकस ही इंडिजिनाइजेशन पे करना है, यानी खुद इंसारी करनी है, खुद डेवलप करना है। उससे अच्छी तो कोई चीज है ही नहीं। और इंशाल्लाह ताला जब ये इंडक्ट होगा, ये वाकई एक और एलिमेंट ऑफ प्राइड होगा, जैसे JF-17 थंडर इस वक्त भी है कौम के लिए। जी सर, बिल्कुल ठीक। सर आपने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी थी, मैं आपकी पॉडकास्ट जो है वो देख रहा था, मैं आपको देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो उसके अंदर आपने बताया था कि अगर पाकिस्तान को J-35 वाली ऑप्शन जो है वो अवेल नहीं करनी पड़ती, तो फिर पाकिस्तान जो है अगर ज्यादा डेस्परेट है तो वो J-20 भी एक्वायर कर सकता है। ये आपने एक यूट्यूब के पॉडकास्ट के अंदर दावा किया था। तो उसके बाद वो जो आपका नुक्ता है वो बहुत ज्यादा जो है उसके ऊपर बहस की गई, उसको उठाया गया ये डिफेंस की दुनिया के अंदर, और बहुत से लोगों ने उसके ऊपर अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू दिया। लेकिन जब आपने वो बात की थी तब तक अभी ये खबर सामने नहीं आई थी कि जो चाइना है वो J-35 को अपनी एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट करने जा रहा है। लेकिन अब ये खबर जो है वो गर्दिश कर रही है। तो क्या अगर वो अपनी एयरफोर्स के अंदर इसको इंडक्ट कर लेते हैं, लेट्स सपोज सितंबर तक की जो बातें हैं वो चल रही हैं कि वो एक परेड के अंदर इसको ऑफिशियली इंडक्ट कर लेंगे, तो उसके बाद पाकिस्तान को कब तक जो है वो मिल जाने चाहिए? देखिए, मैंने ये नहीं कहा था कि हम F-35 को छोड़ दें और J-20 ले लें। मैंने ये कहा था कि वो रेडीली अवेलेबल अभी नहीं है फौरी तौर पर इंडक्शन, जैसे रूमर्स उठ रही थी अगले महीने आ रहे हैं या उससे अगले महीने आ जाएंगे। तो मैंने ये कहा था कि J-35 जरा लॉन्ग प्रोसेस है, वो फाइनलाइजेशन की स्टेज पर है, उसकी वेपन्स की इंटीग्रेशन हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स और बुक बाकी सेंसर्स को मर्ज और कनेक्ट किया जा रहा है। तो ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा था कि अगर F-35 ले सकते हैं तो उसको छोड़ के अब J-20 ले लें। मेरा ये मतलब नहीं था। मेरा मतलब ये था कि आज अगर मैं रेडीली चाहिए तो J-20 है, बट हो सकता है चंद हफ्ते चंद महीनों के बाद वो J-35 जब चाइना में ऑफर करता है, तो डेफिनेटली हमें स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज के लिए जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में इस वक्त सिर्फ 5 स्टेल्थ जहाज है। रैप्टर है, F-20, F-35 ये दोनों अमेरिकन है, Su-57 जो रशियन है, और जिनकी हम दो बात कर रहे हैं, जिन दो जहाजों की बात कर रहे हैं, J-35 और J-20, ये चाइना के हैं। तो जब अवेलेबल ही यही है सिर्फ, तो हमें इतनी इमरजेंसी नहीं है। और अगर प्रोमिसेबल जिसको कहते हैं ना कि एक टाइमलाइन है अगर F-35 की, तो डेफिनेटली हमें F-35 की तरफ, सॉरी, J-35 की तरफ हमें जाना चाहिए। सर इसके मुकाबले में जो भारत है उसने भी अपना डोमेस्टिक लेवल के ऊपर इस तरह का एक प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, एम का। उसके कामयाबी के कितने चांसेस हैं और वो कब तक 5वीं जनरेशन को हासिल कर लेगा या अपने मुल्क के अंदर बना लेगा? फिलहाल तो वो देख रहे हैं ना दूसरे ममालिक की तरफ, रशिया या अमेरिका की तरफ, लेकिन वो खुद भी इस तरह का एक जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट कर चुके हैं। ये एम का जो है ना, ये एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट
जो हिंदुस्तान ने अब बनाने का ऐलान किया है वो ऑलमोस्ट स्टेल्थ को ही कह रहे हैं कि हम एक एडवांस टेक्नोलॉजी बनाएंगे, लेकिन मैं प्रिडिक्शन तो नहीं पे बिलीव करता, लेकिन मैं ट्रैक रिकॉर्ड देख के एनालाइज कर सकता हूँ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि तेजास 40 साल से वो बनाना चाह रहे हैं और आज 40 जहाज थे उनके पास सिर्फ, और 40 के 40 जंग में हमारे खिलाफ नहीं आए। तो ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, एचएएल ने ये जहाज बनाना था, टाइमलाइन से बहुत पीछे है। फरवरी 2025 की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी साल की, जंग से चंद महीने पहले, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा ले, एपी सिंह जो एयर चीफ मार्शल हिंदुस्तान के एयर चीफ है, उन्होंने ये मायूसी का इजहार किया था एक पब्लिक सेमिनार में, और कहा था कि हमने तेजस का ऑर्डर, 40 जहाजों का ऑर्डर किया था और पिछले 9 साल में हमें एक भी जहाज नहीं मिला। ये नहीं कि मायूसी का एलिमेंट था। तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। फिर 30 मई 2025, ये जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके चंद दिन बाद, हमारा तो 6, 7, 8, 9, 10 मई को हुआ था, 30 मई को इंडियन एयरफोर्स चीफ ने एक और पब्लिक सेमिनार में ये भी कहा कि जब मैं साइन करता हूं कोई एग्रीमेंट किसी कंपनी के साथ जहाजों का या वेपन्स का, तो जो सिग्नेचर करते वक्त मुझे पता होता है कि ये टाइमलाइन नहीं मीट होगी, यानी ये डिले होगा, और मैं फिर भी साइन कर देता हूँ। तो इसका मतलब आप खुद ही नजर कंपेयर कर लें कि क्या माइंडसेट है इंडियन एयरफोर्स चीफ का। और कल आपने नोट किया होगा कि कल परसों का बयान सीडीएस जो अनिल चौहान है उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उन्होंने भी कहा है, जनरल साहब ने, उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी, जंगें जो है वो पुरानी टेक्नोलॉजी से या पुराने ऑप्शन से नहीं जीती जा सकती। वो अपने सिस्टम की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कब तक हम पुराने जहाजों या इक्विपमेंट को अपग्रेड करके या टाइम टाइम पासिंग जिसको कहते हैं कि वक्त गुजारा करने वाली स्ट्रेटेजी से करें, हमें टेक्नोलॉजी पे जंप अप करना पड़ेगा। तो ये हिंदुस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है तेजास का, वो तो इतना काबिल फख्र नहीं है मेरा ख्याल है। और आइंदा एमका जिसको आप कह रहे हैं वो कर पाएंगे। अब उन्होंने सिर्फ फर्क ये किया है, मैं आपके व्यूअर्स के आसानी के लिए बता दूं, हिंदुस्तान की एक और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, उसको भी इंटीग्रेट कर दिया है हाल के साथ, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ, कि दोनों मिलकर ये जहाज बनाएंगे। लेकिन ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मैं आपको क्लियर करता चलूं इतनी आसान नहीं होती। ये ऑफ द शेल्फ नहीं बाय की जा सकती कि ये एयर कंडीशनर मैंने खरीदना है, मैं इस कमरे में लगा दूंगा, मेरी एयर कंडीशनिंग अच्छी हो जाएगी अगले दिन से। ऐसा नहीं होता। ये जहाज होते हैं, इसकी तो फिर टेक्नोलॉजी भी आपने आपके हासिल। अंदाजे के मुताबिक कितना इनको वक्त लग जाएगा? पिछले जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आप बता रही हैं कि बहुत ताखीर का शिकार हुए, लेकिन अब ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो फिर भी अंदाजन अगर बहुत तेजी से काम करते हैं तो फिर भी कितने मैक्सिमम इनको, साल लग जाएंगे इनको? अगर ये बेस्ट, मेरी नजर में अगर ये बेस्ट रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाए हिंदुस्तान को और बेस्ट एनवायरनमेंट क्रिएट कर दी जाए, फैसिलिटेशन कर दी जाए, तो कम से कम 10 साल का टाइम चाहिए होगा मेरा। 10 साल तक तो सर दुनिया छठी जनरेशन की तरफ मूव नहीं कर जाएगी। वो मैं जब आप जैसी, जितनी आपकी उम्र है तकरीबन इतना ही, मैं एयरफोर्स में जब पायलट था तो किसी ने कहा, मैंने किसी एक कंप्यूटर लेना था, उस वक्त लैपटॉप तो थे नहीं, डेस्कटॉप होते थे, तो मैंने किसी से पूछा कि कंप्यूटर कब खरीदूं। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जुमला बोला था, उन्होंने कहा था द बेस्ट टाइम टू बाय कंप्यूटर इज टुमारो। टुमारो मीन्स जो आज कंप्यूटर है वो ऑब्सलीट हो चुका है, तो इसका मतलब टेक्नोलॉजी कंप्यूटर में इतनी जल्दी ऑब्सलीट होती है कि जो आज आप खरीद रहे होते हैं चीज, वो ऑब्सलीट हो जाती है। तो टुमारो मीन्स नेवर, बिकॉज आप कभी उस टेक्नोलॉजी तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि रैपिडली इतनी चेंजेस होती हैं, खास तौर पे जब इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, ऑटोमेशन का जिक्र आ जाता है, तो ये तो रेलेवेंट ही नहीं रहती कुछ हफ्ते कुछ महीनों बाद। तो आपको कंटिन्यूस एफर्ट करनी पड़ती है टू स्टे रेलेवेंट।